अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझ्या माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे। बच्चों, हमें जैसा कि आपको पता है कि हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। उसके पहले हम पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहीत आहे की आपल्याला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले। त्या अगोदर आपल्या भारत देशावर इंग्रजांची सत्ता होती, इंग्रजांची हुकूमत होती। आपण सर्व त्यावेळेस इंग्रजांचे गुलाम होतो। आपल्याला इंग्रजांपासून मुक्तता मिळवण्यासाठी, आपल्याला स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी आपल्या देशातील अनेक वीरांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली। ते शहीद झाले, जसे भगत सिंग, चंद्रशेखर आझाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान असे अनेक स्वातंत्र्यवीरांनी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन आपल्याला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपल्या देशाला इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त केले। आपण या पाठामध्ये अशाच एका क्रांतिकारीचे आपण अध्ययन करणार आहोत आणि त्या क्रांतिकारी महिलेचं नाव आहे अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली ते एक स्वातंत्र्य संग्राम योद्धा होत्या। त्यांना भारताच्या इतिहासात क्रांतिज्वाला या नावाने ओळखल्या जात होते। तो बच्चों, आज हम विषय मराठी संयुक्त इयत्ता 7वीं का पाठ 5वें अरुणा असफ अली या पाठाच्या लेखिका आहेत डॉक्टर इंदुमती यार्दी। या पाठाचे आज आपण या व्हिडिओमध्ये स्पष्टीकरण आणि स्वाध्याय बघणार आहोत। तो बच्चों, आप अगर मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल माझी मराठी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, पाठ की शुरुआत करने के पहले हम अपनी मराठी की किताबें और एक पेंसिल निकाल लेते हैं, ताकि जब आपको इस पाठ का स्पष्टीकरण समझाया जाए, अर्थ बताया जाए, तो आप उसे अपनी किताब में पेंसिल से नोट कर लेंगे। चला, पान क्रमांक 13, पाठ 5वें अरुणा असफ अली। तो बच्चों, हम शॉर्ट में लेखिका परिचय और इस पाठ में लेखिका ने हमें क्या बताया है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, सामने आ गया है आपके। डॉक्टर इंदुमती यार्दी यांचा जन्म 1926 साली झाला आणि मृत्यू 2015 साली झाली। ते एक प्रसिद्ध लेखिका आणि भारत रत्न हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में हमें लेखिका ने क्या संदेश दिया है। भारत कन्या अरुणा असफ अली यांनी देशाच्या राजकारणात व समाजकारणात सक्रिय सहभाग घेतला। हम शब्दार्थ देख लेते हैं। भारत कन्या ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बना है। भारत मतलब हमारा देश का नाम भारत, और कन्या मतलब लड़की, मतलब भारत की लड़की म्हणजे भारत कन्या। राजकारण मतलब सियासत, समाजकारण मतलब सोशल वर्क, सक्रिय सहभाग घेने मतलब अमली तौर पर हिस्सा लेना। तो भारत कन्या अरुणा असफ अली, इन्होंने भारत के राजकारण और समाजकारण में अमली तौर पर म्हणजे सक्रिय सहभाग घेतला। भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासात त्यांना क्रांती ज्वाला म्हणून ओळखल्या जाते। और अरुणा असफ अली, इन्हें भारत के आज़ादी की लड़ाई में, स्वातंत्र्य लढा म्हणजे आज़ादी की लड़ाई में उन्हें क्रांती ज्वाला, आता क्रांती ज्वाला म्हणजे काय,
तर क्रांती म्हणजे इन्कलाब आणि ज्वाला मतलब आग। तर क्रांति ज्वाला म्हणजे इनकलाबी आग। तो भारत के आज़ादी के लड़ाई में अरुणा असफ अली, इन्हें क्रांति ज्वाला के नाम से इन्हें पहचाना जाता है। आता पुढं त्यांच्या विविधांगी कार्याचा परिचय प्रस्तुत पाठात करून दिला आहे आणि सदर पाठ भारतरत्न या पुस्तकातून घेतला आहे। तो बच्चों, लेखिका डॉक्टर इंदुमती यार्दी, इन्होंने अरुणा असफ अली, इनकी जीवनी और इनके भारत देश को आज़ादी दिलाने में इनका कितना सहभाग था, इन्हें क्यों भारत के स्वतंत्रता का क्रांति ज्वाला के नाम से इन्हें जाना जाता था, इसकी जानकारी इस पाठ में लेखिका ने हमें दी है। चला विद्यार्थ्यांनो, आता आपण पाठाची सुरुवात करू। चला, अरुणा असफ अली यांनी वयाच्या 21व्या वर्षी स्वातंत्र्य संग्रामात उडी घेतली। अब पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। स्वातंत्र्य संग्राम, स्वातंत्र्य संग्राम मतलब बच्चों आज़ादी की लड़ाई। तो अरुणा असफ अली, इन्होंने जब इनकी उम्र 21 साल की हो गई थी, तभी इन्होंने भारत की आज़ादी के लड़ाई में हिस्सा ले लिया। पुढं बघू, त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी आपले उभे आयुष्य वेचले। आता एक वाक्प्रचार आहे, उभे आयुष्य वेचणे मतलब सारी जिंदगी दाव पर लगा देना, म्हणजे संपूर्ण आयुष्य आपले त्या कामासाठी व्यस्त करणे म्हणजे लावून देणे। तो बच्चों, ये एक मुहावरा है, एक वाक्प्रचार आहे। याला आपण मराठीमध्ये कसं उपयोग करू? आई वडील आपल्या मुलांच्या यशासाठी, त्याला उच्च शिक्षण प्राप्तीसाठी आपले उभे आयुष्य वेचतात। तो लेखिका हमें बता रही है कि देश की आज़ादी के लिए अरुणा असफ अली जी ने अपने सारी जिंदगी, अपने सारे आयुष्य को उसने उस देश में, देश के हित में लगा दिया। पुढं, भारत कन्या अरुणा असफ अली यांनी देशाच्या राजकारणात हिरिरीने भाग घेतला, तर समाजकारणात पुढाकार घेऊन देशाची उत्तम सेवा केली। और लेखिका बता रही है हमें कि अरुणा असफ अली जी ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए आतुरता से, तत्परते से उन्होंने भारत के राजकारण में हिस्सा लिया और स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद उन्होंने देश के समाजकारण में भी हिस्सा लिया। भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासात क्रांति ज्वाला म्हणून त्या ओळखल्या जातात। और भारत के इतिहास में, इतिहास मतलब यानी तारीख में, तो भारत के तारीख में वो एक क्रांति ज्वाला के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो चलो बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। त्यांचे कार्य विविधांगी असून त्यांच्या कामाचा आवाका प्रचंड होता। कोणतेही काम तत्परतेने, निस्वार्थी वृत्तीने व निश्चयी बाण्याने पार पाडण्याची जबरदस्त ताकद त्यांच्या ठाई होती। चला शब्दार्थ बघूया। आवाका, आवाका म्हणजे ताकद किंवा शक्ति, हम उसको उर्दू में बोलेंगे कुव्वत। बाना, बाना म्हणजे अभिमान, इसे हम फक्र बोलेंगे उर्दू में। तर लेखिका म्हणतात की अरुणा असफ अली, इन्हें कोई भी काम अच्छे तत्परता से करने का इन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव था और वो काम पूरा करने की कुव्वत भी इनमें थी। क्यों इनमें थी? वो हर काम पूरा क्यों करती थी? कोणतेही काम तत्परतेने, निस्वार्थ वृत्तीने आणि निश्चय बाण्याने ती पार पाडायची। और वो हर काम बहुत ही तत्परता से और निस्वार्थ वृत्ति से और निश्चय बाण्या से ये पूरा काम करती थी, इसलिए इनका हर काम यानी मुकम्मल होता था। पुढं, पारतंत्र्यातून देशाची मुक्ती हा त्यांच्या आयुष्याचा ध्यास होता। शब्दार्थ बघा, पारतंत्र्य, पारतंत्र्य म्हणजे गुलामी, मुक्ती मतलब आज़ादी, आयुष्याचा ध्यास म्हणजे जिंदगी का मकसद। तो लेखिका कहती है कि भारत को
अंग्रेज़ों के गुलामगिरी से आज़ादी दिलाना, यही अरुणा असफ अली जी के जिंदगी का मकसद था. त्यांच्या आयुष्याचा ध्यास होता की देशाला इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्तता करणे, हेच त्यांच्या आयुष्याचा ध्यास होता. सन 1942च्या भारत छोडो आंदोलनात अरुणाबाईंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. तो 1942 में भारत छोड़ो इस आंदोलन में, इस तहरीक में अरुणा असफ अली जी ने बहुत बेहतरीन, बहुत इम्पॉर्टंट भूमिका उन्होंने निभाई. पुढं 9 ऑगस्ट 1942 रोजी मुंबईतील गवालिया टँक येथे त्यांनी राष्ट्रध्वज फडकवला. आता शब्दार्थ बघा, राष्ट्रध्वज. राष्ट्रध्वज ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र और ध्वज. राष्ट्र मतलब मुल्क या देश और ध्वज मतलब परचम. तो राष्ट्रध्वज मतलब हो गया जिसे हम बोलेंगे कौमी परचम. अब फड़कवला मतलब लहराया. तर 9 अगस्त 1942 को अरुणा असफ अली जी ने मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और अपने भारत देश का राष्ट्रध्वज उन्होंने उस मैदान में लहरा दिया. तर पुढं व नंतर भूमिगत होऊन स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रिय राहिल्या और बाद में वो भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड हो गई और वो पूरी तरह से स्वातंत्र्य संग्रामात मतलब अपने देश की आज़ादी के लड़ाई में वो पूरी तरह से सक्रिय रही. हां, त्यांनी क्रांतिकारक तरुणांची मजबूत फळी केली और उन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए देशाचे अनेक तरुणांना, तरुण मतलब नौजवान, आणि त्यांची फळी उभारणे मतलब उन्हें इकट्ठा करना, उनकी संस्था बनाना, ग्रुप बनाना. तो अरुणा असफ अली जी ने भारत के नौजवानों को इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई. पुढं चले जाव चळवळ चालवण्यासाठी भूमिगत समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात जयप्रकाश नारायण, अच्युतराव पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया व अरुणाबाई ही मंडळी होती. आता शब्दार्थ बघा, चले जाव चळवळ मतलब चले जाओ तहरीक, भूमिगत समिति, समिति मतलब होता है बच्चों कमेटी, और मंडली मतलब लोग. तो भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए चले जाओ तहरीक के मुताबिक अरुणा असफ अली जी ने एक संस्था बनाई, एक समिति बनाई. क्या नाम था संस्था का? भूमिगत समिति स्थापन केली. और इस तो कौन कौन ती लोक होती? 4 लोक होती. नंबर 1 जयप्रकाश नारायण, नंबर 2 अच्युतराव पटवर्धन, नंबर 3 राम मनोहर लोहिया आणि नंबर 4 अरुणा असफ अली. ही 4 मंडळी त्या भूमिगत समितीमध्ये कार्यरत होती आणि त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध या समितीद्वारे त्यांनी लढा दिला. आता पुढे बघू. या मंडळींनी भारतीय लोकांच्या मनात इंग्रज सरकार विरुद्ध जबरदस्त विरोध निर्माण केला. हम शब्दार्थ देख लेते हैं. सरकार विरुद्ध मतलब सरकार के खिलाफ, विरोध मतलब उसका अपोज करना. और इस समिति ने भारत देश के स्वतंत्रता लड़ाई के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत पुरजोर लड़ाई के लिए आवाज़ उठाया. अरुणाबाईंना पकडण्यासाठी इंग्रज सरकारने बक्षीस जाहीर केले. पोलिसांच्या ससेमिरा चुकवत त्यांनी क्रांतीचा संदेश सर्वदूर पसरवला. देशाच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी त्यांनी अनेक वेळा तुरुंगवास भोगला. आता शब्दार्थ बघा. ससेमिरा चुकवणे म्हणजे पाठलाग चुकवणे, पीछा हटाना. त्याच्यानं तुरुंगवास मतलब जेल. तो अरुणा असफ अली जी ने इंग्रज सरकार के विरुद्ध कई तरह से आवाज़ उठाया और इतना ही नहीं, यानी अंग्रेज़ों का पीछा छुड़ा करके उन्होंने कई बार अंग्रेज़ों को चकमा दिया और 1-2 बार वो अरेस्ट भी हुई. अरेस्ट मतलब गिरफ्तार हुई और उन्हें कई बार तुरुंगवास
यानी जेल भी हुई। आता चला नेक्स्ट पॅसेज। अनेकांच्या प्रयत्नांमुळे अखेर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला देश स्वतंत्र झाला। अरुणाबाईंच्या सार्वजनिक कामाचा व्याप प्रचंड होता और आखिरकार हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और इस आज़ादी में अरुणा असफ अली जी का महत्वपूर्ण कामगिरी थी। आगे देखते हैं। दिल्लीच्या पहिल्या महापौर म्हणून त्या निवडून आल्या। त्याच्यानंतर प्रौढ साक्षरता, रोजगार, वैद्यकीय सुविधा आदि योजना त्यांनी राबविल्या और दिल्ली की पहली महापौर, महापौर मतलब बच्चों मेयर, तो दिल्ली की फर्स्ट लेडी मेयर यानी फर्स्ट मेयर उन्हें नियुक्त किया गया और उसके बाद उन्होंने समाज कारण की शुरुआत की। तो उन्होंने क्या क्या किया? त्यांनी प्रौढ साक्षरता, रोजगार, वैद्यकीय सुविधा ही योजना त्यांनी राबविल्या। प्रौढ साक्षरता मतलब बच्चों कि हम बोलेंगे कि बालिगों की पढ़ाई, उसके बाद रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और वैद्यकीय सुविधा यानी मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब योजनाएं उन्होंने जनता के लिए वहाँ पे शुरुआत की। नेक्स्ट, त्यांच्या समाजवाद, लोकशाही व धर्मनिरपेक्षता या तत्वांवर विश्वास होता और अरुणा असफ अली जी का 3 तत्वों पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, भरोसा था। कौन से 3 तत्व है वो? नंबर 1 समाजवाद मतलब कि सोशल वर्क, उसके बाद में लोकशाही, लोकशाही मतलब जिसे हम बोलेंगे जमहूरियत, यानी धर्मनिरपेक्षता मतलब सेकुलरिज्म पे, इन 3 तत्वों पर उनका बहुत ज़्यादा भरोसा था, विश्वास था। नेक्स्ट, दिल्लीच्या गिरणी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व मजदूर युनियनला बळकटी आणण्यासाठी अरुणाबाईंनी पुढाकार घेतला और इतना ही नहीं, दिल्ली के मजदूर यूनियन को बड़कटी मतलब मजबूती लाने के लिए उन्होंने कई तरह से वर्क किया, काम किया और आणि तुरुंगातील कैद्यांचे प्रश्न, त्याच्यानंतर तुरुंग सुविधा अशा बाबींकडेही त्यांनी लक्ष पुरवले। और इतना ही नहीं कि हम बोलेंगे तुरुंग, तुरुंग मतलब बच्चों जेल, तो जेल की सुविधाओं के लिए भी उन्होंने तहरीक चलाई, योजना उठाई। आता नेक्स्ट पॅराग्राफ। हां, प्रत्यक्ष देश कार्य करत असताना त्यांनी कसल्याच गौरवाची अपेक्षा केली नाही। भविष्यात भारतीयांनी मला देशभक्त म्हणून ओळखले तरी पुरेसे आहे अशी त्यांची भावना होती। शब्दार्थ बघूया। देश कार्य मतलब मुल्क का काम, गौरव यानी सम्मान, अपेक्षा मतलब उम्मीद। तो अरुणा असफ अली जी इन्होंने भारत देश का काम म्हणजे देश का कार्य उन्होंने करते समय किसी भी गौरव की उम्मीद नहीं की थी, अपेक्षा नहीं की थी। उनका मानना था कि भविष्य में भारत देश मुझे सिर्फ देशभक्त के नाम से जाने, यही मेरी इच्छा है। तर अरुणा असफ अली जी यांचं देश कार्य करताना कोणतीही त्यांची अपेक्षा नव्हती, त्यांची फक्त एकच अपेक्षा होती की म्हणजे भविष्यात भारत देशांनी त्यांना फक्त देशभक्त म्हणून ओळखले तरी पुरेसे आहे। देखो बच्चों, सारी ज़िंदगी उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लगा ली, लेकिन उन्होंने किस चीज़ की उम्मीद नहीं रखी, बस वो चाहती थी कि उन्हें सिर्फ देशभक्त के नाम से जाना जाए। चलिए लास्ट पैराग्राफ। भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात बजावलेल्या देदीप्यमान कामगिरीचा गौरव म्हणून अरुणा असफ अली यांना भारत रत्न हा सर्वोच्च सन्मान 1997 साली मरणोत्तर बहाल करण्यात आला। चला शब्दार्थ बघा। देदीप्यमान मतलब बहुत ही तेजस्वी यानी चमकदार कामगिरी, मरणोत्तर मतलब इंतकाल के बाद। तो भारत की आज़ादी के लिए अरुणा असफ अली जी ने बहुत ही देदीप्यमान ने तेजस्वी काम किया और उनके इस काम को नज़र रखते हुए भारत सरकार ने 1997 को उनके इंतकाल के बाद
भारत देश का सबसे बड़ा, सबसे महान नागरी पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें नवाजा। तर अरुणा असफ अलीजी यांच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील राजकारणात आणि समाजकारणातील भाग आणि त्यांची सक्रियता, त्यांची दैदिप्यमान त्यांची कामगिरी बघून भारत सरकारने 1997 साली मरणोत्तर त्यांना भारतरत्न या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सम्मानित केले। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह अरुणा असफ अली जी ने भारत के राजकारण में और समाजकारण में हिस्सा लिया और देश को अंग्रेज़ों के गुलामगिरी से आज़ादी दिलाई और देश में कई सुविधाएं भी उन्होंने शुरुआत की। चलो बच्चों, अब हम इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय भी हम इस वीडियो में पूरा करते हैं। चला, अब पान क्रमांक 14 त्याच्यानं प्रश्न 1, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। कि झैल में मतलब नीचे में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के हमें 1 या 2 जुमले में उत्तर यानी जवाब लिखने हैं। नंबर अ, कामाचा प्रचंड व्याप असूनही अरुणा असफ अली यांची कामे का पूर्ण होत? कि इतना ज़्यादा काम होने के बाद भी अरुणा असफ अली जी अपना काम किस प्रकार मुकम्मल किया करती थी? तो इसका उत्तर हमें मिलेगा बच्चों पान क्रमांक 13। उत्तर बघा, कोणतेही काम तत्परतेने, निस्वार्थ वृत्तीने व निश्चयी बाण्याने पार पाडण्याची जबरदस्त ताकद अरुणाबाईंच्या ठायी होती, म्हणून कामाचा प्रचंड व्याप असूनही अरुणा असफ अली यांची कामे पूर्ण होत। इस तरह से हम उत्तर लिखेंगे। ये आपको दिखाई भी दे रहा है उत्तर, इस तरह से हम उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट, देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अरुणा असफ अली यांनी कोणता त्रास सहन केला? कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए अरुणा असफ अली जी ने कौन सा त्रास मतलब तकलीफ उन्होंने सहन की? उत्तर पान क्रमांक 14। देशाला स्वातंत्र्य करण्यासाठी अरुणा असफ अली यांनी अनेक वेळा तुरुंगवास भोगला। ये देखिए यहाँ पे उत्तर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ई, देश कार्य करताना, नेक्स्ट ई, देश कार्य करताना त्यांच्या ठाई कोणती भावना होती? मतलब देश का काम करते समय उनके दिल में यानी कौन सी भावना थी, कौन सी फीलिंग थी? उत्तर, भविष्यात भारतीयांनी मला देशभक्त म्हणून ओळखले तरी पुरेसे आहे, ही भावना देश कार्य करताना अरुणा असफ अली यांच्या ठाई होती। ऐसा हम उत्तर लिखेंगे। चलो बच्चों, देखते हैं हम ग्रामर का हिस्सा म्हणजे व्याकरण। खेळूया शब्दांशी। अ, खाली दिलेल्या शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा। बघा, काही शब्दसमूह दिलेले आहेत म्हणजे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए हमें एक शब्द यानी लिखना है। देखते हैं। अ, राज्य कारभार करनारा मतलब हुकूमत करने वाला, कौन? राजा, या फिर हम बोलेंगे उसको सरकार भी लिख सकते हैं, राजा किंवा सरकार। आ, आंदोलन करनारे, आंदोलन करने वाले, किस नाम से जाने जाते हैं वो? हाँ, आंदोलक। ई आहे क्रांति करनारे मतलब क्रांति करने वाले, किस नाम से जाने जाते हैं वो लोग? हाँ, क्रांतिकारी। आणि शेवटलं देशभक्ती करनारा, देशभक्ती करने वाले। उत्तर देशभक्त। हां, चला विद्यार्थ्यांनो, आता आपण बघू नेक्स्ट प्रश्न। वाचा समजून घ्या मतलब पढ़ो और समझो। 1 25 वर्ष रौप्य महोत्सव, 2 50 वर्ष सुवर्ण महोत्सव, 3 75 वर्षे अमृत महोत्सव आणि 4 100 वर्षे शतक महोत्सव। अब हम समझते हैं 25 वर्ष मतलब 25 साल का कालावधि, उसे मराठी में कहते हैं रौप्य महोत्सव और उसे अंग्रेजी में कहते हैं सिल्वर
जुबली, 25 साल का कार्यकाल. नेक्स्ट, ते 50 वर्षे म्हणजे सुवर्ण महोत्सव, मतलब 50 साल का जब कालावधी होता है उसे कहते हैं सुवर्ण महोत्सव. त्यालाच इंग्रजीमध्ये गोल्डन जुबली म्हणतात. पुढं 75 वर्षे, 75 सालों का ग्रुप म्हणजे अमृत महोत्सव मराठीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये डायमंड जुबली. आणि शेवटलं 100 वर्षे मतलब 100 साल का कालावधी, यानी किसी चीज़ को 100 साल अगर हो गए तो उसे कहते हैं हम मराठी में शतक महोत्सव, त्यालाच इंग्रजीमध्ये म्हणतात सेंचुरी. तो बच्चों ये हो गए आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित स्वाध्याय. मैंने भी कुछ कृतियाँ अपने तौर पे निर्माण की है. देखिए आपको इस कृति का फोटो यहाँ पे आ गया है. तो इस आकृति को भी हम मेरे पाठ के आधार पे पूरा करेंगे. बघा प्रश्न, आकृती पूर्ण करा. 1. अरुणा असफ अली यांची ओळख. अरुणा असफ अली जी, इनकी पहचान काय? क्रांती ज्वाला या नावाने त्या ओळखल्या जात. दुसरं, आता आपण दुसरी कृती बघू, आकृती बघू. भूमिगत समितीत असलेली मंडळी. देखिए यहाँ पे भूमिगत समिति में कौन कौन सी मंडली थी, इसके लिए 4 बॉक्सेस दिए गए, 4 डब्बे दिए गए. तो उसमें हमें उन मंडलियों की, उन लोगों के नाम लिखना है. नंबर 1 अच्युतराव पटवर्धन, नंबर 2 जयप्रकाश नारायण, 3 राम मनोहर लोहिया आणि 4 अरुणा असफ अली. आता शेवटली कृती, अरुणाबाईंचा विश्वास असलेली तत्वे. अरुणाबाई का किन तत्वों पर उन्हें भरोसा था? तो 3 तत्वों पर भरोसा था. देखिए आकृति आ गई. अब हमें वो 3 तत्व लिखना है. कौन से? नंबर 1 समाज कारण, 2 धर्म निरपेक्षता आणि 3 लोकशाही. त्याच्यानंतर उसके बाद खालील वाक्यात पूर्णविराम व स्वल्पविराम घालून वाक्य पुन्हा लिहा. तो बच्चों अब नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं. इन 4 वाक्यों में हमें पूर्ण विराम और स्वल्प विराम लगाकर दोबारा लिखना है. तो इसके लिए बच्चों मैंने नया वीडियो बनाया है विराम चिन्ह करके. इसका डिस्क्रिप्शन आपको, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा. आप उस वीडियो में जाकर उसे सीखिए और इस एक्टिविटी को पूरा आप कर सकते हैं. तो बच्चों आपको मेरा पाठ अगर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाईक कीजिए, आगे शेअर कीजिए आणि माझ्या चॅनल माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल याला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.